हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सही होंगे। आज हम फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हमने करवा दिया था मवेशी, घोड़े और रथ। यहाँ तक करवा दिया था कि मवेशियों का क्या यूज़ था, ज़्यादा महत्व किनका था, घोड़ों को क्या यूज़ होता था, रथ का घोड़ों का युद्ध में यूज़ किया जाता था। इन सब ये इतना करवा दिया था। इससे आगे करते हैं आज हम लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि उस समय के जो लोग थे उनकी विशेषता, यानी इसका मतलब है कि वर्गीकरण हो चुका था उस टाइम पे, लेकिन किसके आधार पर था वो वर्गीकरण। समाज को के लोगों को किन किन भागों में बांटा गया था और किस आधार पर बांटा गया था, ये देखते हैं। ये किस काल की बात हो रही है, ऋग्वैदिक काल की। उस टाइम पे लोगों को किस समुदाय में या किस तरह से बांटा गया था। देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। सबसे पहले तो देखिए, वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं। काम के आधार पर, यानी कि कर्म के आधार पर किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में किया जाता है। बाद में उत्तर वैदिक काल में तो काम के आधार के बजाय जन्म के आधार पर हो जाता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कर्म के आधार पे कर दिया। भाषा, परिवार, समुदाय, या जिस समुदाय में रहते हैं उनके निवास स्थान कौन से हैं, उनकी परंपरा कौन सी है, किसी भी आधार पे बांटा जा सकता है। मेन वर्गीकरण तो यही था। काम, अगर आप जैसे आप नीची जाति के हैं कोई और ऊंची जाति का काम सीख लेते हैं तो उसका वर्गीकरण, उसको उसी वर्ग में रख लिया जाता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, लोगों का वर्गीकरण कर्म के आधार पर होता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। दो समूह हम देखते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। एक तो क्या है, पुरोहित, जिसे क्या कहा जाता था, ब्राह्मण भी कहा जाता था। तरह तरह की क्या करवाते थे, वो यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। ये पहले भी आ चुका है। दूसरे लोग थे राजा, यानी राजा लोग कौन थे, जो बाद में हम राजा देखते हैं उस तरह की स्थिति उस समय के राजा की नहीं थी। ये बस उन्होंने अपने सरदार थे, उन्होंने ही अपने में से थोड़ा सा शक्तिशाली व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया था। बाकी उसके पास कोई इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। देखते हैं कैसे थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, यानी उसका इतना महत्व नहीं था उस समय पे। बस अपने में से ही एक को राजा चुन लेते थे। ये थी विशेषताएं। आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। क्या, दो समुदायों का यूज होता था। समुदाय के लिए दो शब्दों का यूज होता था। यह था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दो शब्द कौन से थे, जन, विष। इससे नीचे वैसे इसमें नहीं दिया गया है। जैसे सबसे छोटा था परिवार, उससे ऊपर था ग्राम, फिर विष था, फिर जन था। ये चार समूह थे। इसमें दो ही दिए गए हैं। तो जन और विष का यूज होता था, जिससे वैसे शब्द निकला है। इस विषय पर अध्याय 5 में विस्तार से दिया गया है। यहाँ पे इतना ही दिया गया है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें ये नाम है ऋग्वैदिक काल के हैं। ये जो जन दिए गए हैं, ये बाद में तो बहुत सारे जन हो जाते हैं, फिर बाद में जनपद बन जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उस समय पर इम्पोर्टेंट जो थे वो थे 5: पुरु, भरत, यदु। इसमें 3 ही दिए गए हैं। वैसे 5 जन थे जो महत्वपूर्ण थे ऋग्वैदिक काल में। ये आपको नोट्स दिए जाएंगे, उसमें सबके नाम याद करवा देंगे, वो ज़रूर देख लेना। देखिए, आगे देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी जो प्रार्थनाएं करते थे वो खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु
कहते थे। यानी जो ब्राह्मण लोग थे, पुरोहित थे, वो खुद को क्या कहते थे? आर्य। आर्य का मतलब भी क्या होता है? श्रेष्ठ। ये कोई अलग से जाति नहीं थी, इन्होंने ये अपने आप को आर्य बोला, यानी कि वो श्रेष्ठ मानते थे अपने आप को। और उसके विरोधी थे जो यहाँ पे स्थानीय रूप से रहने वाले थे, उनको क्या माना? दास। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास या दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ये तो आपको पता ही है, दास या गुलाम कुछ भी, दोनों का एक ही मतलब होता है। दास वे स्त्री व पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। अभी पीछे पढ़ा था हमने, युद्ध होते थे आपस में, तो दूसरे कबीले पे हमला करते थे और वहाँ जब वो जीत जाते थे तो उस कबीले के जो स्त्री पुरुष थे उनको बंदी बना लिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। अलग अलग तरह के काम लिए जाते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। यानी जिसने भी जीता है, जिसने बंदी बनाया है, उसी के वो ही उनका मालिक हो जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी कि सब काम करना पड़ता था, वो मालिक की इच्छा पे डिपेंड करता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। यानी जन है, जन के बाद में जनपद बनने शुरू हो गए थे। या उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की जब रचना हो रही थी उस टाइम पे और भी चेंज होते जा रहे थे। अब देखते हैं इसका पाठ का क्या नाम है, क्या कहती हैं किताबें और कब्रें। अब हम कब्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण पत्थरों से जो कब्रें बनाते थे उनकी क्या कहानी है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ इनका यूज होता था। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यानी कि लोगों को दफन करने के लिए इन बड़े बड़े पत्थरों को लगाया जाता था। ये पत्थर महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा कहाँ कहाँ थी? क्वेश्चन बनेंगे ये। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर। इस जगह पे ये प्रचलित थे, ये प्रथा प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में देखिए। दूसरा लेसन है उसमें मानचित्र 2 दिया गया है, वहाँ पर आप महापाषाण पुरास्थल देख सकते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, कुछ बहुत जमीन के नीचे हैं, कुछ थोड़ा सा ऊपर उठे हुए दिखाई दे जाते हैं। देखते हैं आगे। देखिए दिखाया भी गया है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। पुरातत्वविद यानी कि जो खोज करते हैं इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, तो उनको वो कुछ पत्थर, इस तरह के पत्थर सजाए हुए मिले हैं। देखिए ये कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यानी ये तो नीचे तो है इसकी ये, लेकिन ऊपर एक पत्थर दिखता है तो वहाँ से ये प्रमाण हो जाता है कि इसके नीचे कब्र है, पहचान हो जाती है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। यानी कि महापाषाण, ये जो कब्रें बनाने के लिए, इसका मतलब बहुत सारे काम भी तो होते होंगे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। यानी गड्ढे खोदना, गड्ढा भी खोदना पड़ेगा। शिलाखंडों को ढोकर लाना, जो पत्थर हैं ये अलग अलग तरह के लगाए गए हैं, छोटे बड़े, इनको ढोकर लाना ये भी काम हो गया। बड़े पत्थरों को तराशना, तराश के लगाए जाएंगे, ये तो नहीं है ऐसे कि ऐसे फेंक दिए तो लग गए। और मरे हुए को दफनाना, इसको दफनाना, कितने लोगों को काम मिल रहा है देखिए। आगे देखते हैं। इस तरह के महापाषाण में ताबूत समाधान, इसे क्या बोलेंगे? ताबूत समाधान बोलेंगे, शिष्ट भी बोल सकते हैं, कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल यानी बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये शब्द आएंगे फिर कंफ्यूज हो गए, पहले से ही ध्यान से सुन लो। पोर्ट होल क्या था और शिष्ट क्या था? शिष्ट यानी ताबूत समाधान, यही है। एक सेकेंड फिर से दिखा देते हैं। ये है, ये पोर्ट होल तो ये है, पत्थरों से बने कब्रों में, इसमें जाने के लिए, कमरे में जाने के लिए। और ये जो सजाया गया है
ये सब क्या है, इसे क्या बोलेंगे, ताबूत समाधान। ये बनाया गया है एक यहाँ पर, इसे बोलते हैं, शिष्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यही कीमती थे उस टाइम पे। जो भी उनकी यूजफुल चीज़ें थी उनको उनके साथ ही दफना दिया जाता था। ये उनका रिवाज था उस टाइम पे। कैसे बर्तन थे? काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। यानी ये भी पता चल गया कि ऋग्वैदिक काल में कैसे मृद भांड थे। काले लाल मृद भांड थे, जिसे क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड रेड वेयर। ये क्वेश्चन भी बनेगा कि ऋग्वैदिक काल में कैसे मृद भांडों का यूज किया जाता था। काले लाल, ब्लैक एंड रेड, इनके साथ ही मिले हैं। ये कहाँ पर मिले हैं? इनके मृतकों की जो जहाँ पर दफनाया गया है इनके साथ में ये भी रखे गए हैं। लोहे के औजार रखे गए हैं, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। जो भी यूजफुल, जो उनको कीमती लगते थे उस टाइम पे, वही उनके साथ रख दिया जाता था। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, ये देख लीजिए, घोड़े के लिए सामान नीचे और बाएं और कुल्हाड़ियों, एक कटार, ये सब इनके कब्रों के पास रखे हुए मिले हैं। देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप। आगे करते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। उस समय लोगों में सामाजिक असमानताएं कितनी व्याप्त थी या नहीं, इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? जो वहाँ पे कब्रों में सामान रखा गया है उनके अनुसार ही उनके असमानता का पता लगता है कि असमानता थी या नहीं थी। किसी के साथ अगर ज़्यादा ही कीमती चीज़ें रखी गई हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसकी सामाजिक असमानता थी। और किसी के साथ कैसी नॉर्मल सी चीज़ें रखी गई हैं, इसका मतलब अमीरी गरीबी का अंतर उस समय भी था। देखिए, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, उसके साथ तो उसी की रखी होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जैसे मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को आप देख सकते हैं, मानचित्र 2 दूसरे लेसन में है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। सोने के मनके मिले हैं, इसका मतलब तो ये अमीर तो था ही। और पहले जो कब्र बताई गई थी उसमें क्या था? मृद भांड रखे गए थे, या फिर कोई कटार वगैरह, कोई हथियार, यही रखा गया था। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन। हाँ, हमने अभी देखा था ऊपर। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी इसका मतलब हुआ किसी के तो सोने के रखे हुए हैं, किसी के साथ मृद भांड ही रखे गए हैं। इसका मतलब सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। यानी सामाजिक असमानता शुरू हो चुकी थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? यानी कुछ कब्रगाहें या आम लोगों के लिए जैसी थी, सभी एक जैसी ही थी, या कुछ अलग थी? देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यानी जो महापाषाण, जो कब्रगाह बनाया गया था, उसमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। यानी एक ही परिवार के लोगों के एक ही जगह पे दफना दिया गया था अलग अलग समय पर। यानी उसके साथ साथ में ही दफना दिया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल क्या था? अभी देखा था हमने, दफनाने का जो कमरा था उसमें जाने का रास्ता था, पत्थरों से बने कमरे में जाने का रास्ता। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। जो उस जगह पर गोलाकार जो पत्थर लगाए गए थे, अभी देखा था हमने, तो इसका चिन्ह का काम करते थे। यानी कि इससे पता चल जाता कि यहाँ पर पहले से ही दफनाया गया है। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, इसलिए ये गोलाकार पत्थर चट्टान चिन्ह का काम करते थे, ताकि उसी जगह पे दोबारा और दूसरे व्यक्ति को न दफनाया जाए। ये इसका मतलब ये चिन्ह का काम करता है। आगे देखते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव
दक्षिण भारत में है। आप मानचित्र 2 में देख लेना, वहाँ पर मिलेगा दक्षिण भारत की तरफ। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह भीमा की सहायक नदी है, कोई घोड़ छोटी मोटी नदी है, सहायक नदी है इसका मतलब। तो के किनारे ये इनाम गांव है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। यहाँ पर सीधा गड्ढे में ही दफना दिया जाता था और उसका सिर उत्तर की तरफ ज़रूर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनसे शायद खाना और पीना हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। उनकी यूज़फुल चीज़ें भी उनके साथ रख दी जाती थी। ये इनाम गांव में दफनाए जाने वालों लोगों की विशेषताएं थी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। इसका मतलब एक बॉक्स में भी दफनाया गया था 5 कमरों वाले मकान के अंदर ही। ये बहुत ही अमीर होगा, ये उसकी इच्छा होगी। तो इस तरह से उस अलग अलग तरह के दफनाने का तरीका मिला है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था, यानी अमीर था वो। और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, अलग अलग तरह के मिले हैं। इसका मतलब कोई सरदार वगैरह होगा, उनकी सामाजिक स्थिति अलग हो सकती है। ये हमने देखा है आज कब्र किस तरह की बनाई जाती है उस समय पर। और यहाँ पर भी हमने किसका उदाहरण देखा है, इनाम गांव का। कंकालों का अध्ययन से क्या पहचान होती है, ये आप पढ़ सकते हैं खुद। आगे देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनके यहाँ के लोगों के काम धंधे कौन से थे, क्या काम करते थे? पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इसका मतलब ये भी उगाते थे ये। जानवरों की हड्डियां मिली हैं, उन पे काटने के निशान मिले हैं। इसका मतलब तो हुआ कि लोग खाते थे इन्हें। यहाँ पर गाय, भैंस, बैल, ये सब तरह के, गधा, सूअर, हिरण, सब तरह के मिले हैं। मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एक तरफ की जाती थी। यानी अनाज भी खाते थे, मांस वगैरह भी खाते थे और फल वगैरह भी खाते थे। ये इनका भोजन था, इनके काम धंधे भी थे। देखिए आज आगे अब क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित को सुमेल करो। सॉरी। सूक्त जो पहला पार्ट है इस वीडियो, जो ये इससे पहले एक पार्ट डाल दिया गया है, उसमें देख लेना। सूक्त अलग अलग तरह से बताया गया था। सु मतलब अच्छी तरह से, उक्त कहा गया, तो इसका कौन सा हुआ, अच्छी तरह से बोला गया। रथ का क्या यूज होता था, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ क्या था, एक अनुष्ठान था जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, वो करवाते थे। दास जिसे गुलाम भी बोला गया था। और महापाषाण सजाए गए पत्थर। इसको मिलान करके ही दिखा देते हैं। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया। रथ है, ये युद्ध में प्रयोग होता था। यज्ञ एक अनुष्ठान था। दास गुलाम थे और महापाषाण सजाए गए पत्थर। ये सब, ये मिलान वाला क्वेश्चन हल हो गया हमारा। आगे देखते हैं। वाक्यों को पूरा करो। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। खालिस्तान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। किस लिए किया जाता था? यानी ये मालिक की मर्जी पे डिपेंड करता था कि उससे कुछ भी काम करवा सकते थे। इसका मतलब तो क्या हुआ, विभिन्न तरह के कामों के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। खालिस्तान में महापाषाण पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था। दक्षिण भारत, दक्कन, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। जमीन में गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान शवों के दफनाए जाने के प्रमाण का काम करते थे। अभी देखा था हमने। पोर्ट होल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? इसका इस्तेमाल किया जाता था पत्थरों से बने, जमीन के नीचे बने कमरे में जाने के रास्ते के लिए प्रयोग होता था। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? अनाज भी खाते थे, फल भी खाते थे और मांस भी खाते थे।
ये क्वेश्चन हमारा सारा हल हो चुका है। आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। धन्यवाद।